धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की और फोकस करते हैं गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। तो उसी क्रम को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो इन तमाम खबरों पर तबसरा करते हैं। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स बाकी में अपनी पैनी नजर रखते हैं और आप लोग अब खूब पसंद भी करने लगे हैं जियो तमाम वो रिएक्शन देते हैं खबरों पर। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मैं खबर नहीं करता हूं आपके साथ ना किसी दिन, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे बहुत करीब के हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, वो फोन भी बजाने लग जाते हैं और आपकी खैर आफियत पूछने लग जाते हैं। नहीं, धन्यवाद उसके लिए, लेकिन आप मेरी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं। पैनी नजर रखूं ना रखूं, हाँ, एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने का तरीका है, बस उतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। हाँ, चूंकि फौज में रहा हूं इसलिए फौज से कुछ जानकारी उससे ज्यादा है जितना सिविलियन को होता है। जी, पर अंधभक्त बनने में कितनी आसानी है सर, उसमें ज्यादा मजा नहीं है, तमाम चिंताओं से आदमी मुक्त हो जाता है। चमचागिरी करने मेरी दिमाग में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो कितना दर्द होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप बन सकते हैं? क्या मैं बन सकता हूं? नहीं लगता कि हम हो पाएंगे। चलिए, सही कहा कि हर कोई चम्मच देवता नहीं बन सकता है। खैर, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और पहली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है काबुल से। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे जंग शुरू हो जाएगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और अब काबुल में बैठ के दोनों बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है? पर्दे के पीछे के हकीकत के पहले यह है कि इनका जो आपसी मनमुटाव बढ़ा था, जिसके कारण पाकिस्तान ने जो भी अफगानिस्तान से सामान आ रहे थे उसमें 50% पर रोक लगा दिया था, 10% टैक्स लगा दिए थे, इसलिए बहुत कम हो गया था और अफगानिस्तान को एक लंबे रास्ता से या तो चीन के द्वारा, या तो चीन ही लेगा, नहीं तो फिर ईरान के द्वारा उसके पोर्ट से होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब चीन को लगता है कि यह ठीक नहीं है, पाकिस्तान को किसी भी तरह से जितना भी हो गया हो चुका, इसको रोका जाए अमेरिका के पूरे पाले में जाने से। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। केवल यही नहीं कि ये प्रो अमेरिकी हैं, अमेरिकी परस्त हैं, बल्कि इनकी आर्थिक स्थिति डमाडोल है, चाहे वो मिलिट्री की हो चाहे वहां की सत्ता की हो। और इसके कारण उन्होंने अफगानिस्तान से बेहतर संबंध की कोशिश की है। अफगानिस्तान को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहिए क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई भी उसको मदद करने को तैयार नहीं है, हर जगह से बैंड है। अरब कंट्रीज तक भी उसको मतलब अपना साथ नहीं दे पा रहे हैं, यूएनओ की तरफ से तो बैंड है ही है। इसलिए यह कोशिश इस नजर में देखा जाए कि चीन की अगुवाई में, हालांकि चीन सामने नहीं आ रहा है, अभी सेक्रेटरी लेवल और मैक्सिमम मिनिस्ट्री लेवल पे हो रहा है, लेकिन ये बातें आगे बढ़ेंगी और देखते हैं इसमें कहां तक कामयाबी हासिल होती है चीन को। जी, आसान अल्फाज में अगर मैं ये कहूं कि भैया धंधा करना है तो दुश्मनी को भूल जाओ। धंधा तो है ही है, साथ साथ यह जियो पोलिटिकल सिचुएशन यहाँ का देखिए, जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जहां अमेरिका भी प्रवेश करना चाह रहा है, रशिया तो चाहिए चाहिए। भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता था, लेकिन अभी अफगानिस्तान के जाने के बाद से, अमेरिका के हटने के बाद से बहुत घट गया है। लेकिन फिर भी भारत बड़ी पैनी नजर देख रहा होगा उस पर कि यह स्थिति कहाँ बदल रही है, क्या उसके पक्ष में कुछ हो सकता है। जी, तो आप जैसा कह रहे हैं कि चीन के कहने पे ईरान और पाकिस्तान ने संबंध सुधार लिए, चीन के कहने पर अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान संबंध सुधार रहा है, तो क्या मैं ये कहूं कि अमेरिका कहने पर मोदी सरकार जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी अफगानिस्तान में इन तालिबान के आने से पहले, तो वो कुछ गलत होगा? गलत तो नहीं होगा, केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, हम लोग तो फ्री में उनको एड भी कर रहे थे, उनका एयरपोर्ट बनाने और सप्लाई करने में, भोजन खासकर दवाइयां में हम भारी मात्रा में कर रहे थे। और हमारा संबंध जो भी उस समय की सरकार थी अच्छा खासा बन चुका था। और उस स्थिति में देखें, मतलब यह मत देखें कि जनता के लिए क्या हो रहा है, देश से देश बनाने की, पाकिस्तान को घेरने में हम कुछ हद तक आगे बढ़े थे, लेकिन पासा पलट गया अमेरिका के हारने के बाद से वहां पे। जी, मतलब अमेरिका जो कह रहा था वो कर रहे थे ना, हमारे पड़ोसी से अपने सीधे कोई ताल्लुकात थे ही नहीं। कुछ हद तक बिल्कुल, आपके प्रश्न को मैं समझा, कुछ हद तक वो सही है। और लेकिन तब यह भी देखें कि अब हम्म, अमेरिका
कि जो दादागिरी पूरे विश्व भर में चल रहा था वह यूक्रेन युद्ध के बाद से कमजोर पड़ रहा है। अफगानिस्तान तो गया ही गया, लेकिन अमेरिका का अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड्स और जो भी हम कर रहे हैं इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक, वो अमेरिका ही के कहने पे कर रहे हैं। जी ठीक है, अगली खबर का रुख करते हैं। ताइवान से जुड़ी हुई है। वो कह रहा है कि चाइना ने उसके जो सैन्य अधिकारी को बचाया है उसे वापस लौटा दे। हाँ, वहां पे एक छोटा सा जगह है ताइवान से सटा हुआ, वहां पे ये दोनों हु वहां के कोई मिलिट्री अधिकारी हैं, दूसरा एक सिविलियन भी था, वू नाम इनके सही होते हैं। तो ये लोग, इनकी छुट्टी थी, ये लोग मछली पकड़ने गए थे, शिकार करने गए थे। हालांकि क्यों इस तरह से दोनों अकेले चले गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब गए तो वहां पे काफी आंधी वगैरह चला, कुछ हुआ जिसके कारण इनका संपर्क खत्म हो गया। बोट जो भी था घूम फिर के तेल खत्म हो गया। इन्होंने मे डे रेज किया, तो ताइवान के कोस्ट गार्ड को यह सिविलियन तो मिल गया, लेकिन हु को मदद करने के लिए ये कहीं ना कहीं से चीनी कोस्ट गार्ड पहुंच गया, इनको लेके आया। इनको पकड़ने का कोई मायने नहीं, इनको छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन इनको इतना ही कहना है कि जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, पहचान छुपाई। यह कोई आधार नहीं बनता है। यदि वह सैनिक है, दूसरे के देश में पकड़ा जाता है, तो वह छुपाना उसका कर्तव्य बनता है। हाँ, जब खुल गया और ताइवान ने भी कह दिया कि हमारे ही हैं, तो उम्मीद करता हूं जल्दी ही छोड़ दिए जाएंगे। जी रुख करते हैं रूस का। कल वहां पर मॉस्को में जो हमला हुआ उसमें जो 4 आरोपी हमलावर के तौर पे पकड़े गए उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भैया जांच किस दिशा में जा रही है। जांच की जहां तक बात है, रशिया ने लगता है कुछ इस पे मास्क लगा रखा है, उसको अंदर की कुछ और बातें पता चली है और जिसके कारण इसका खुलासा नहीं कर रहा है। हालांकि एक थ्योरी अभी अभी और आ रहा है, जहां तक सोशल मीडिया के देखें या अंदरूनी बातों को देखें, कि ये हमलावर यदि आईएसआईएस के हैं भी, जिसकी चांसेस कम है, तो भी इनको रिक्रूट करके यहां तक भेजने का सारा बंदोबस्त, पासपोर्ट बनवाना, क्योंकि ये रशिया के नहीं है। यह किसने किया है? तो वह लगता है कि यूक्रेन अमेरिका के मदद से किया है। आगे देखते हैं क्या खुलासा होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन रूस जो है यूक्रेन की बत्ती गुल कर दे रहा है। 10-15 लाख लोग बिना बिजली के रहने को विवश हो रहे हैं और पोलैंड भी कोई टेंशन ले रहा है रूस की वजह से। ये रशिया ने पिछले करीब 4 दिन हो गए भारी संख्या में हर रोज 70-80 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का मतलब है कि उसको मार गिराने की क्षमता बहुत कम है। वैसे यूक्रेन ने दावा किया है कि 20 को उसने इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 80-90-100 में यदि 20 मारे हुए गए और उस 20 में अधिकांशता जो थे से डिकोय थे, एक्चुअल वह मिसाइल नहीं थे। एक पहले छोड़ते उसको ताकि उसका एयर डिफेंस पता भी चल जाए कहाँ है, और उससे मिसाइल छोड़ दी बर्बाद हो जाए और रियल मिसाइल फिर अपने टारगेट तक पहुंचे। और इसने जो मारा है लुवीव, वहां का प्रोविंस है जो पोलैंड से सटा हुआ है, और उसकी राजधानी और जगहों में तो है ही है, फ्रैंकिस्ट और वो सब जितने जगह हैं। और एक मिसाइल जो आपने कहा क्रूज मिसाइल, वह कहीं से घूमते फिरते थोड़ा भाग के करीब 2 से 3 किलोमीटर पोलिश एयर स्पेस में घुस गया, और कहते हैं कि 29 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए वहां पर रहा। पोलैंड की एयर डिफेंस जब तक जगती, संभलती, कुछ करती, तब तक ते घूम के वापस आके इसने अपने ठिकाने पे कर दिया। पोलैंड का ये कहना है कि हम इसका तहकीकात करेंगे, लेकिन यूक्रेन बड़ा नाराज है। उसने कहा कि जब तुम्हारे एयर स्पेस पे गया तो तुमने इसको क्यों नहीं मार गिराया? इतनी जल्दी संभावना नहीं बनती है। और इस पे पोलैंड ऐसा लगता है कि खास हंगामा करने के पक्ष में नहीं है। एक चीज और बताऊं चलते चलते कि पोलैंड में जहां किसानों का जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, यूक्रेन के जो खाद्य पदार्थ आ रहे बेचने को रुक ही रहा है। कल भारी संख्या में हजारों हजार, मतलब लाख के आसपास में वहां की जनता सड़कों पे थी कि तुम यूक्रेन को सैनिक मदद देना बंद करो। जी बिल्कुल सही, बहुत सारे देशों में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इतने छोटे से बुलेटिन में हर खबर पर विस्तार से हम आपके सामने बात रख भी नहीं सकते हैं। सेनेगल के चुनावी नतीजे आने लगे हैं। बताया जा रहा है शुरुआती रुझानों में विपक्षी कामयाब हो रहे हैं वहां पे। हाँ, जो विपक्षी के मुख्य नेता हैं उनको हालांकि 70 लाख से अधिक मतदान पड़े हैं और उनको 35-36% मतदान मिला है, मत मिले हैं उनको। और जो अभी थे उनको उससे कम मिला है, और बाकी सब छोटे मोटे हैं। तो 5 विपक्षी नेताओं ने उनको कह दिया कि आप जीत गए, लेकिन सेनेगल के नियम के हिसाब से राष्ट्रपति को जब तक 50% या उससे अधिक मत नहीं मिलेगा तब तक उनको नया राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। इसका मतलब होगा कि रन ऑफ होगा, यानी सेकेंड राउंड का चुनाव होगा, अगले महीने में हो। जो मेन मुख्य दो हैं, यानी ये जो अभी जीत रहे थे
और दूसरे जो पहले के राष्ट्रपति थे इन दोनों के बीच में होगा। वैसे पिछले 3 वर्षों से काफी हंगामा हो रहा था और पिछले राष्ट्रपति पे बहुत सारे आरोप थे। नेचुरली जो होता है भ्रष्टाचार का, नौकरी ना देने का, जनता को कुछ भी ना दे सकने की हालत में बना देना, दरिद्रता का बढ़ना वगैरह वगैरह। देखते हैं आगे क्या होता है। स्लोवाकिया में बताया जा रहा है कि कोई पश्चिमी परस्त जो नेता हैं वो जीत रहे हैं। स्लोवाकिया में वही 50% वाला खेल है। तो वहां के प्रधानमंत्री तो पहले जीत चुके हैं, जो प्रो रशिया है, वह अमेरिका के खिलाफ है। आश्चर्य है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव ही जनता ही करती है। हालांकि उनके अधिकार कम है प्रधानमंत्री से, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए कि एक तो राष्ट्रपति हैं, दूसरे कई लॉ पे वीटो लगाने की उनकी पावर है, हर जगह उंगल करते रहेंगे। और यह प्रो अमेरिका है, इनको भी मतलब 40% के आसपास वोट मिला है, लेकिन नंबर 1 नहीं मिले हैं। लेकिन जो तीसरे स्थिति में है, जिनको करीब 12% मिला है, वह पूरे के पूरे लेफ्टिस्ट है और दूसरे वाले को 38%। तो जब रन ऑफ इलेक्शन होगा तो मुझे उम्मीद है कि यह प्रो अमेरिकन नहीं जीत पाएंगे, अधिक से अधिक 40 से 45 लेके आएंगे, जबकि दूसरा जो है, जो प्रो रशिया है, वह 55% तक आ सकता है। देखते हैं वैसे क्या होता है। जी, एक घटनाक्रम हुआ था सर जिसपे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। आयरलैंड में अचानक वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब खबर आ रही है कि एक बहुत ही कम उम्र के नौजवान को वहां पे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की उम्र देखें तो उस हिसाब से बहुत कम है। वैसे 37 वर्ष के हैं और बहुत खुश है कि उन्हें अब प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसके काम को आगे रखूंगा। इसका मतलब कि जहां तक फिलिस्तीन को समर्थन करने की बात है वो करते रहेंगे, इंग्लैंड और अमेरिका का विरोध करते रहेंगे। यानी एक तरह से वह उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां कहा जाता है कि अमेरिकी दादागिरी खत्म करके यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। वैसे देखने की बात है कि बनने के बाद वास्तव में क्या करते हैं। जी, क्या आपको लगता है साइमन हैरिस प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ कर पाएंगे गाजा के लिए? क्योंकि गाजा के लिए आवाज उठाने पर पहले प्रधानमंत्री को जाना पड़ा है वहां पे। पहले प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, कितने प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा? वैसे अमेरिका, इंग्लैंड तो बिल्कुल बगल में वहीं बैठा हुआ है, कभी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा था। वो कोशिश करेंगे कि इनके अधिकारों को खत्म किया जाए, इन्हें हराया जाए, जनता को भड़काया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी कोशिशें होंगी। लेकिन उसका असर जब तक वो कर सके बहुत जबरदस्त होगा। जहां ब्रिटेन में आप प्रो फिलिस्तीन यदि आंदोलन करते हैं, सड़कों पर जाते हैं, तो पूरी सरकार डंडा लेके आ जाती है, और उसी के बगल में यदि उसको समर्थन करता है तो इसका असर ब्रिटिश नागरिक पर बहुत जबरदस्त होगा। जी, शुरुआत करते हैं अब गाजा से जुड़ी खबरों की। पहला जो अपडेट है वो आपको सोचना चाहिए कि किस स्थिति में पहुंच गए इजरायली। 5 लाख से ज्यादा मानसिक बीमार हो चुके हैं 7 अक्टूबर और गाजा की जंग की वजह से। इनको पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये इनको हो रखा है, इस तरह की बीमारी है। इसका मतलब है कि ये बीमारी जो है वह मानसिक है, जैसे नींद नहीं आना, रात में अचानक उठ जाना, बेचैन हो जाना, किसी चीज में काम में मन न लगना, वगैरह वगैरह। यह खतरनाक भी हो सकता है लेकिन जनरली नहीं होता है। अभी इतने लोग, जो 5 लाख से अधिक लोगों की बात जो कर रही है, इतने लोगों की बीमार होने की संभावना है। वास्तव में अभी तक जो 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर जो अटैक हो उसके बाद से केवल 30-35 हजार ही लोग बीमार पड़े हैं, जो इनके पास पहुंचे। जो ना पहुंचे उनके बाद छोड़ दिया जाए। तो यहाँ की एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो मानसिक रोगियों पर करती है। उनका कहना है कि जिस दिन आक्रमण हमास ने किया था, जो सीधे के सीधे रॉकेट से उनके ऊपर पड़ा, छुपे थे, उसमें से उम्मीद है कि 25 से 30% लोग बीमार पड़ेंगे। कई तरह से बनाया हुआ है। दूसरा दर्जा जो कि लोग बंकर में जाके छिपे, तीसरा दर्जा और दूर में जाके। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट आक्रमण हो रहा है नॉर्थ इजराइल में, ये अभी तक सेंटर और साउथ की बात कर, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। और पूरा माहौल जो बन रहा है वहां का, उसकी ये चर्चा नहीं करें। उसके लेंगे तो शायद यह संख्या दुगुना हो जाए, क्योंकि नेतान्याहू की जो नीति है और जो वहां की सरकार की नीति है, केवल मतलब फिलिस्तीनियों के लिए नहीं कि अपने देश के जनता के लिए भी बुरा हाल है। और इसलिए यह बीमारी जो है, पूरा का पूरा कहें कि इजराइल का अधिकांश हिस्सा इस तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक हो जाए, पोस्ट इंजरी ट्रॉमा में घुस जाए, इसकी संभावना पूरी बनती है। पूरा नेशन ही बर्बाद हो सकता है। जी,
ये तो अच्छा है नेतन्याहू के लिए, लोग कमजोर हों, बीमार हों, दिमागी तौर पे वो है। परेशान हों, तो इन लोगों के लिए तो हमेशा ये सब चीजें अच्छी होती हैं। पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि 99% हथियार इसराइल को अमेरिका और जर्मनी से मिल रहे हैं। तो ब्रिटेन का क्या होगा जी? मुझे भी आश्चर्य हुआ, 69% अमेरिका से, 30% मतलब 99 हो गए, 30% जर्मनी से, और 1% है उसके आसपास इटली से। तो सही में ब्रिटेन कहाँ गया? यह मुझे बहुत आश्चर्य की बात है। या ऐसा संभव है कि जो जर्मनी में जो भी कंपनी है उसमें उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा हो, हालांकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अमेरिका के साथ साथ जर्मनी के भी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि वॉर इंडस्ट्री में मुनाफा रेट नॉर्मल 7 से 10% वाला नहीं होता, वहां 100% से ज्यादा वाला होता है। तो इनकी मस्ती है, और क्या कहूं जी। तो क्या इसीलिए बाइडेन और शॉल जो है वो लगातार वहां दौरे भी करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम उसके समर्थन में भी खड़े हैं? बिल्कुल, ये तो वॉर इंडस्ट्रीज के मतलब उसके एजेंट है और कुछ नहीं है। आप अपने अपना जो भी इनका इज्जत मिला है, जो भी इनको इस स्पेशल फैसिलिटीज मिली है, और करोड़ों नहीं अरबों में ये कमाते हैं, कमीशन में मिलता, सब कुछ मिलता है, इसी के लिए एक भाग दौड़ मचा रहे हैं, और क्या है जी। एक आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल का बयान सामने आया। उसने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग में जब वो मिलने के लिए गया तो उसे कहा गया कि तुम लोग फिलिस्तीन की महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, हम लोग उसकी जांच कराएंगे। जांच नहीं, उन्होंने तो ओपनली कर दिया है, तो प्रेस में आ गया और हर जगह जा रहा है। और इसलिए इसमें आईडीएफ की या पूरे इसराइल की कहें तो बड़ी बदनामी हो रही है। हालांकि इसराइल ने कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। हालांकि बिना आधार के वो यह कहने को तैयार हैं, अपनी औरतों की बेइज्जती करवाने को तैयार हैं, कि हमास के जब सैनिक आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। और इनके सैनिक जो कि वहां पर कैप्चर करके कई जगहों में बैठे पड़े हैं, खासकर वेस्ट बैंक में, तो वहां पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। ना करे तो अच्छी बात है, लेकिन इसके और भी प्रमाण मिले हैं, ऑडियो वीडियो प्रमाण मिले हैं, और इस पे इनका जाना और मिलना यही दिखाता है कि वो लोग उस घटना को छुपाना चाहते हैं। बड़ा ही जघन्य और शर्मनाक बात है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो सरकार गिरने की जो चीजें चल रही हैं, बेनी गैंट्स जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन के दौरे से वापस लौटने के बाद उछल कूद मचा रहा है, क्या उससे भी जो है नेतन्याहू परेशान है? नेतन्याहू तो परेशान है। जहां तक गैंट्स की बात है, या इनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, वो भी जो गए और अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिले, तो ये सब यही इनकी कोशिश है खुलेआम, बल्कि बोल भी रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कि जो आप